बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जैसे ही अपना आवास खाली करना शुरू किया, नया विवाद शुरू हो गया। देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर हलचलें बढ़ी तो सुबह के वक्त जेडीयू और बीजेपी के नेता आवास की खुदाई की मांग करने लगे। जैसे जैसे राबड़ी आवास से निकलने वाली इन गाड़ियों का वीडियो सामने आया, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी आवास के अंदर तहखाना होने का दावा कर दिया। हम भवन निर्माण विभाग से अनुरोध कर रहे हैं, व्यापक दृष्टिकोण और कड़ी निगाह रखिए। वहाँ तहखाना हो सकता है, वहाँ पर दस्तावेज जमीन का हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। नीरज कुमार ने आवास खाली करने में देरी पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर क्या बात थी कि रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट किया गया। लोक लज्जा को इसने शर्मसार कर दिया। चारा से पेट नहीं भरा तो अब पौधा चोरी कर रहे हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि हर गतिविधि पर नजर है, सीसीटीवी कैमरे में सबूत हैं, कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी राबड़ी आवास में कथित तहखाने की खुदाई की मांग की। सुरंग है, तहखाना है, पैसा है, आभूषण है, स्विस बैंक के उनके अकाउंट के कागज पत्तर है, वहां पे क्यों नहीं पता लगाना चाहिए? तो निश्चित रूप से खुदाई हो तो पता चले कि भाई कितना पैसा दबा करके लालू परिवार ने वहां पे रखा हुआ है। राबड़ी लालू परिवार पिछले 20 साल से पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित इस आवास में रह रहा था। 25 नवंबर को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। एक महीने बाद जब शिफ्टिंग शुरू हुई तो बीजेपी और जेडीयू ने आवास के अंदर तहखाने का जिक्र कर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। जैसे ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने आवास की खुदाई की मांग की, आरजेडी ने पलटवार करते हुए बिहार सरकार पर लालू यादव और राबड़ी देवी को अपमानित करने का आरोप लगाया। सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है, सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा और बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विद्वेष की और विरोध की, दुश्मनी की राजनीति करती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकतें करती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया है। यहां 15 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीणों को हटाने गए पुलिस पर हमला किया गया। नाराज ग्रामीणों ने गाड़ियों में आग लगा दी और इस दौरान पुलिस वालों को बेरहमी से पीटा है। महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया। कोल माइंस को लेकर ग्रामीण जन सुनवाई का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया। इसके बाद से हिंसा भड़क गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां आक्रोशित महिलाएं महिला पुलिसकर्मियों को पीट रही हैं। इसके अलावा बाकी पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोला जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां जलती हुई नजर आ रही हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पुलिस पर पथराव भी किया है। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता राधे श्याम शर्मा की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात यहां पर बिगड़े हुए थे। देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं वो पैरों से मार रही हैं महिला पुलिसकर्मी को। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रदर्शनकारी को हटाने के लिए पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। जम करके उनके साथ मारपीट की गई है। उनकी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। महिला पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में सीट आवंटन को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन के खिलाफ जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। और समिति के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा का पुतला फूंक कर विरोध जताया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए और सड़क पर उतरकर हंगामा किया। शायद प्रशासन हमारा इम्तिहान लेना चाहता है, लेकिन हमारी संघर्ष समिति हर इम्तिहान देने के लिए तैयार है और सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 2025-2026 सत्र में MBBS के 50 छात्रों का एडमिशन हुआ। इनमें से करीब 42 छात्र मुस्लिम समुदाय से हैं। इसी बात से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में हस्तक्षेप के लिए उपराज्यपाल से भी मांग की गई, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो उपराज्यपाल के खिलाफ भी सड़क पर उतरकर विरोध जताया गया। आईजी साहब को हमने काफी समय दे दिया, अगर वो उसको करेक्ट करना चाहते कर सकते थे, अभी भी उनके पास में समय है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदुओं के चंदे से चलने वाले संस्थान में हिंदुओं की उपेक्षा आखिर क्यों?
श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन होने के बाद से ही यह विवाद शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन करने वालों का यह कहना है कि यह मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जुड़ा है और हिंदुओं के दान चढ़ावे और चंदे के पैसे से श्राइन बोर्ड की कमाई होती है और उसी से यह कॉलेज चलता है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि यह धन हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसके उपयोग और इससे जुड़े संस्थानों में संतुलन और जवाबदेही होनी चाहिए। इस एडमिशन में हिंदुओं के साथ भेदभाव का आरोप भी प्रदर्शनकारियों ने लगाया और मुस्लिम छात्रों के इतने बड़े पैमाने पर एडमिशन पर ऐतराज जताया है। लेकिन जब कॉलेज प्रशासन और एडमिशन कमेटी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया तो बवाल और बढ़ गया। एडमिशन कमेटी का कहना है कि एमबीबीएस के दाखिले पूरी तरह से नीट मेरिट और तय नियमों के आधार पर हुए, इनमें धर्म का कोई आधार नहीं। प्रशासन के मुताबिक सीटों का बंटवारा छात्रों के अंकों के आधार पर हुआ, न कि किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति के आधार पर। लेकिन हिंदू संगठन कॉलेज प्रशासन के स्तर को मानने को तैयार नहीं। समिति का कहना है कि श्राइन बोर्ड के धन का उपयोग हिंदू संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के कार्यों के लिए है, किसी दूसरे समुदाय को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। प्रदर्शनकारी मेडिकल कॉलेज को कटरा से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। जहाँ जो हमारे सनातन संस्कृति का केंद्र है, पूरे हिंदुस्तान के मानने वाले सनातन धर्म प्रेमियों का वैष्णो माता में आस्था है, उस जगह पर उनको ये मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में निकाय चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच काफी देर तक हंगामा चलता रहा। एक गुट ने अचानक हमला बोल दिया और दूसरे गुट के युवक की दाढ़ी पकड़कर खींचने लगा। मारपीट शुरू होते ही गले में माला पहने मोहम्मद इसरार ने मौके से निकलने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे। इस दौरान गले में पहनाई गई माला को भी खींचकर फेंक दिया। फिर क्या था, दोनों गुट एक दूसरे को मारने पीटने लगे। काफी देर तक मारपीट चलती रही। सड़क के बीचों बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट करते हुए किनारे तक पहुंच गया। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों के लोगों को पकड़कर अलग किया। विवाद उस समय शुरू हो गया जब एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजीनगर के वार्ड 12 से मोहम्मद इसरार को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस खुशी में मोहम्मद इसरार ने जुलूस निकाला, लेकिन जैसे ही ये रैली किराटपुरा इलाके में पहुंची, एआईएमआईएम के दूसरे गुट ने इसका विरोध किया। नए साल से पहले ही प्रभु राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है। हजारों की संख्या में लोग भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी की सामने आई हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हनुमानगढ़ी का पूरा रास्ता भक्तों की भीड़ से भर गया है। काफी दूर तक ऐसे ही लोगों का हुजूम है। श्रद्धालु हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन के बाद प्रभु राम के मंदिर जाते हैं और वहां पर उनका दर्शन करते हैं। भव्य राम मंदिर पर ध्वज फहराने के बाद यहाँ बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं। अभी बहुत भीड़ है अंदर, आज सैटरडे की वजह से और ज्यादा भीड़ है। भीड़ बहुत ज्यादा है, गोरखपुर से हम आए हैं, व्यवस्था बढ़िया है। मतलब शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, इसलिए आए हैं। बहुत भीड़ है। फिलहाल दिल्ली से आए हैं, दर्शन करने आए हैं हनुमान बाबा के। हरियाणा के यमुनानगर में एक पुलिस वाले ने अपनी कार से कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में आसपास खड़े तमाम लोग बाल बाल बच गए। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। कार आई और सीधे किनारे खड़ी कार से जा भिड़ी। ये यमुनानगर का व्यस्त रेलवे रोड बाजार है। जिस समय हादसा हुआ, सड़क पर तमाम लोग थे। गनीमत रही कि एक युवक समय रहते कार के आगे से निकल गया, वरना जान पर बना थी। गाड़ी आई स्पीड पे 80 कह दो, 90 कह दो, 100 कह दो, 120 कह दो। ये गाड़ी 100 से ऊपर स्पीड की आई थी, एकदम आगे इसने मारी है। हादसे में 4 कार और एक स्कूटी को नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि पुलिस वाला नशे में था। कार पर पुलिस का स्टिकर भी लगा था। लोगों की शिकायत के बाद आला अधिकारियों ने शराब पीने को लेकर आरोपी की जांच का भरोसा दिया है। क्या दोषी पर कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल है। राजस्थान के जालौर जिले में बीते दिनों खाप पंचायत की तरफ से फैसला लिया गया था कि लड़कियां स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी और अब इसी तरह का फैसला यूपी के बागपत में भी लिया गया, लेकिन यहां फैसला एक हाथ और आगे बढ़ गया है। पंचायत में निर्णय लिया गया और भाई लड़की जो है वे जब भी फोन लेकर नहीं जाऊंगी, स्कूल कॉलेज में जाऊंगी वे फोन लेकर नहीं जाऊंगी। बागपत में तो लड़कियों के साथ साथ 18 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए भी स्मार्टफोन चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। हमारी लड़की यहाँ पड़ोस में जाती तो वह बिना फोन के जाती, छोटे फोन भी नहीं लेके नहीं, स्मार्टफोन तो रखना ही रखना नहीं। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, खाप पंचायत लड़कों का हाफ पैंट पहनना भी पसंद नहीं है। हम भी इस पे भी है कि यही विचार कर रहे हैं
पैंट पहरो, कुर्ता पजामा पहरो, जो समाज का है उसे पहन के चलो। बाहर गली में जाते हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी, माँ बहन सभी औरतें भी हैं, तो एक भद्दा प्रदर्शन है समाज के बीच में। खाप पंचायत में ये भी फैसला लिया गया कि शादियां अब किसी मैरिज हॉल में नहीं होंगी बल्कि घर से ही की जाएंगी। इसके अलावा शादी के निमंत्रण पत्र को व्हाट्सएप के जरिए भेजने पर भी सहमति बनी है ताकि समय और पैसा दोनों बच सके। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर पीएम मोदी की 1990 के दशक की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की थी और लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना। दिग्विजय सिंह के इसी पोस्ट पर दिल्ली के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। हालांकि CWC की बैठक के बाद दिग्विजय सिंह अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। इधर दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस हमारी वैचारिक रूप से विरोधी पार्टी नहीं है, वो विचारहीन पार्टी है। जैसे पानी के बगैर मछली छटपटाती है, वैसे सत्ता के बगैर कांग्रेस छटपटा रही है। दिग्विजय सिंह की चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि बतौर राज्यसभा सांसद उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और दूसरे टर्म में उनको मौका मिलेगा या नहीं, इस पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। वहीं इस पूरे सियासी विवाद को लेकर एबीपी न्यूज ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर दिग्विजय सिंह साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज आपकी एक तस्वीर ने जो है सियासी हलचल पैदा कर दी। आपने ट्वीट किया आज सुबह 9:52 पे, नरेंद्र मोदी जी चरणों में है, आडवाणी जी कुर्सी पे बैठे हैं और उसमें आपने कहा कि चरणों में बैठा कोई व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं इस बात को साफ कर दूं कि विचारधारा के हिसाब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोधी हूं, लेकिन उनके संगठन और संगठन क्षमता और जिस प्रकार से उनका प्रचार चलता है उसका मैं प्रशंसक हूं। लेकिन इस तारीफ के बाद जो है बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह बहुत सही बात कर रहे हैं, वो विचारधारा को समझते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। मैं समझता हूं ना उनकी विचारधारा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा नहीं है, आपने एक बात और कही कि संगठन में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो कुछ मैंने कहा है हमारी CWC में, उसके बारे में कुछ बात नहीं करूँ। एक आखिरी सवाल दिग्विजय सिंह साहब कि इस ट्वीट को लेके जो है कांग्रेस के हल्के में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की आपने तारीफ कर दी अप्रत्यक्ष रूप से। जो ये समझ रहे हैं वो ना समझ है। वैसे तो गुलदार को जंगल के सबसे खूंखार शिकारी में से एक माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में तो कुत्तों ने गुलदार की हालत टाइट कर दी। गुलदार का जब दो कुत्तों से आमना सामना हुआ तो इस बार कुत्तों को नहीं, गुलदार को दुम दबाकर भागना पड़ा। गुलदार ने सोचा था कि वो आराम से कुत्ते का शिकार कर लेगा, इसी मकसद से गुलदार ने हमला किया। गुलदार ने करीब करीब शिकार कर भी लिया था, लेकिन बीच में इस कुत्ते का साथी आ गया और गुलदार का सारा खेल बिगाड़ गया। आया तो था गुलदार शिकार करने के लिए, लेकिन गुलदार को यहाँ दुम दबाकर भागना पड़ा, वो भी शिकार किए बगैर। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर दोस्ती सच्ची हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी दोस्त के होते हुए बाल बांका नहीं कर सकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार चालक गंभीर तौर पर घायल हो गया। हादसे के पीछे तेज रफ्तार के अलावा धुंध को भी वजह माना जा रहा है। ऐसा लगा मानो कार में ब्रेक ही नहीं था। कार आई और सीधे ट्रक में घुस गए। हादसा उस समय हुआ जब महावीर चौक पर एक बड़ा ट्रक मुड़ रहा था। ट्रक की रफ्तार बेहद कम थी, लेकिन कार रफ्तार से बातें करती हुई आगे आ रही थी और उसी समय हादसा हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोग और पुलिस वालों ने कार ड्राइवर को बाहर निकाला और गंभीर हालत के चलते मेरठ भेज दिया गया।
वाराणसी की हवाओं में इस वक्त एक ही आवाज सुनाई दे रही है, बम बम बोल रहा है काशी। नए साल से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ 2025 में नया रिकॉर्ड भी बन गया है। इस साल काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। औसतन हर दिन 1 लाख से ज्यादा भक्त काशी में बाबा के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल में यह भीड़ और बढ़ने का अनुमान है और इसलिए जनवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन बंद कर दिए गए हैं। 2024 में 6 करोड़ 85 लाख भक्तों ने भोले बाबा के दर्शन के लिए वाराणसी का दौरा किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता गया है और ऐसे में 3 जनवरी तक के लिए स्पर्श दर्शन को बंद कर दिया गया है, यानी कि आप बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो कुछ पाबंदियों के साथ ये दर्शन हो पाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। भारी विरोध के बाद सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को अपील के निपटारे तक सेंगर की सजा निलंबित कर दी और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। लेकिन उसके बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि वो हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया और 26 दिसंबर 2025 को इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में आजीवन कारावास और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ जनवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इसके बाद मार्च 2022 में सजा निलंबन की याचिका भी दाखिल की गई, जिसका सीबीआई और पीड़िता के वकीलों ने कड़ा विरोध किया। फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील के निपटारे तक सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी। कुलदीप सेंगर की जमानत के बाद से ही सियासत शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाया और बीजेपी को घेरा। कल तक कोई सेंगर के समर्थन में नहीं आया था, अब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह खुलकर जमानत का समर्थन कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि साजिश करने वाले आज भी सेंगर को फंसा रहे हैं। वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। वही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार और सीबीआई को घेरा। कैसे ये सब हो रहा है कि एक शख्स जो दोषी करार दिया गया है, बलात्कार, नाबालिग बेटी का, हत्यारा, उसके परिवार सब में, उसको आप इतनी आसानी से रिहा कर देते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सीबीआई पर केस को कमजोर करने का आरोप लगाया। जांच एजेंसियों को न्यायालय में मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने सेंगर के बहाने बीजेपी पर हमला किया। मुझे जानकारी है कि कुलदीप सेंगर को भी भारतीय जनता पार्टी मुंबई में प्रचार को योगी आदित्यनाथ के साथ ला रही है। बिहार की राजधानी पटना में चोरों ने कंबल की आड़ में मेडिकल स्टोर के शटर का ताला तोड़ दिया और फिर कीमती दवाएं और रुपयों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चेहरा ढक चोरी करने पहुंचे गिरोह ने पहले आसपास का जायजा लिया, फिर धीरे धीरे दुकान के करीब पहुंचे। कुछ शटर का ताला तोड़ने लगे तो बाकी साथियों ने कंबल से उन्हें कवर दिया ताकि सड़क से गुजरने वालों को चोरी की भनक तक न लगे। हालांकि इस दौरान सड़क से पुलिस की गाड़ी गुजरने की आवाज आई तो ताला तोड़ रहे चोर दुकान से दूर चले गए और जैसे ही पुलिस की गाड़ी गुजर गई वापस आए, कंबल की आड़ में दुकान का ताला तोड़ा और फिर गिरोह का एक सदस्य दुकान में दाखिल हुआ। बेहद आराम से कीमती दवाएं और रुपए चुराए, फिर सभी मौके से फरार हो गए। दुकान से करीब 1,40,000 रुपया चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए एफएसएल टीम को सूचित किया गया है। चोरों ने इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया उससे पुलिस भी हैरान है। फिलहाल चोरों की तलाश हो रही है। पश्चिमी यूपी के कुख्यात हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की आज ऋषिकेश एम्स में मौत हो गई। हमले में घायल होने के बाद विनय त्यागी ऋषिकेश एम्स में वेंटिलेटर पर था। 24 दिसंबर से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। 24 दिसंबर को जब पुलिस बदमाश विनय त्यागी को लक्सर कोर्ट ले जा रही थी, तभी रास्ते में 2 बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर विनय त्यागी को लहूलुहान कर दिया था और फिर बदमाश भागने लगे थे। आगे आगे बदमाश भाग रहे थे और पीछे पीछे 4 से 5 पुलिसकर्मी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हालांकि हमले के बाद पुलिस ने विनय पर गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों में से
एक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन विनय त्यागी को बचाया नहीं जा सका। विनय त्यागी की मौत के बाद अब सुभाष ठेकेदार पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। विनय की बहन ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पुलिस ने सुभाष ठेकेदार के साथ मिलकर साजिश के तहत विनय की हत्या कराई। दरअसल विनय की बहन ने यह आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि सुभाष ठेकेदार और मृतक हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की पुरानी रंजिश थी। बीते दिनों देहरादून में 750 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी और दावा है कि चोरी के रुपए सुभाष ठेकेदार के थे। मृतक हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की बहन ने खुलासा किया कि ईडी से बचने के लिए सुभाष ठेकेदार ने पैसे, ज्वेलरी और जरूरी कागजात एक डॉक्टर के घर छिपाए थे, लेकिन विनय को इसकी भनक लग गई। विनय ने डॉक्टर के घर से सारा माल चुरा लिया और ये सारा माल वो ईडी को सौंपने जा रहा था। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। आरोप है कि सुभाष ठेकेदार के इशारे पर पुलिस ने विनय को गिरफ्तार कर सारा माल जब्त कर लिया ताकि वो ईडी के सामने सुभाष ठेकेदार की बेनामी संपत्ति का राज न खोल पाए। हालांकि हिस्ट्री शीटर विनय का परिवार खुद को शरीफ बता रहा है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, किसी की कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है। विनय इतना शरीफ था कि उस पर हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे करीब 60 मुकदमे दर्ज थे। कई राज्यों में वो वांटेड भी था। हालांकि हत्या का सच क्या है, अभी परतें खुलनी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस की सख्ती के बावजूद दबंगों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़क पर बदमाशों के हुड़दंग की तस्वीरें आए दिन आती रहती हैं और ताजा तस्वीर मेरठ से आई है। पुलिस की गाड़ी में बजने वाला हूटर ऐसे बजा रहे हैं मानो इसके लिए कोई स्पेशल कानून लिखा गया हो। पुलिस के डंडों और जेल की हवा का जरा सा भी खौफ होता तो ऐसा कतई न करते। गाड़ियों की खिड़की से दबंगों की टोली ऐसी निकली है जैसे सड़क इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। कार के शीशे खुले हैं, उसमें से भी लोग बाहर निकलकर बैठे हैं। इस ग्रुप की हर कार का ऐसा ही हाल है। इनकी इस हुड़दंग की वजह से व्यस्त चौराहे पर जाम लग गया, लेकिन ये तो अपनी मनमर्जी से अपने तरीके से ही निकलेंगे क्योंकि इनको किसी का डर नहीं, कोई कानून का खौफ नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक आईईडी को नष्ट कर दिया जिसे आतंकियों ने हाईवे के किनारे लगाया था। सोपोर इलाके के आसपास जब सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे तभी उनकी नजर आईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस पर पड़ी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने आनन फानन में हाईवे के पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और बम को निष्क्रिय कर दिया गया। इस बम की इंटेंसिटी इतना ज्यादा थी कि पूरा इलाका गूंज उठा। आईडी को यहां किसने रखा था, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पूरे इलाके में सुरक्षा बल सर्च अभियान चला रहे हैं। बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान खान 60 साल के हो गए हैं। कल पनवेल में उनके फार्म हाउस पर जश्न मनाया गया जिसमें बॉलीवुड और खेल जगत के कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब दिखे, तो वहीं जन्मदिन के मौके पर बांद्रा वर्ली सी लिंक सलमान की तस्वीरों से जगमगा उठा। पहली बार था जब किसी स्टार को सी लिंक पर दिखाया गया। सलमान ने पनवेल के अपने फार्म हाउस पर केक काटा जिसमें संजय दत्त, महेंद्र सिंह धोनी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। हालांकि इसी दौरान राजस्थान से सलमान खान के लिए बुरी खबर भी आई। इस बार मामला काले हिरण के शिकार का नहीं बल्कि एक पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा था। कोटा की कंज्यूमर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सलमान को 20 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यूपी में शुक्रवार को एसआईआर की समय सीमा समाप्त हो गई और इसी के साथ जो अपडेट सामने आया उसने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया। आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। यूपी में ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर यानी बुधवार को आएगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि कितने मतदाताओं के नाम कटेंगे। फिलहाल एसआईआर की समय सीमा समाप्त होने पर आए अपडेट के मुताबिक यूपी में 2.89 करोड़ लोगों के नाम कट सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 30% लखनऊ और गाजियाबाद के हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि वोटर लिस्ट से हटे नामों में 85 से 90% बीजेपी के हैं। वहीं बीजेपी अलग ही तर्क दे रही है। जिनकी देहांत हो गई है, जो शिफ्ट हो गए हैं,
और जो लोग डबली वोट थे वो वोट कटा है। दिलचस्प बात यह है कि कुशीनगर की हाटा सीट से बीजेपी विधायक मोहन वर्मा के भाई राजेंद्र वर्मा के परिवार का ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जबकि राजेंद्र वर्मा खुद गांव के प्रधान हैं और अब अपने परिवार के नाम जोड़ने की मांग कर रहे हैं। अब गांव में करीब 100 के लपेटा में लोगों का नाम कट गया है। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का नाम जुटे। उत्तराखंड के रामनगर में कुछ मुस्लिम लड़कों ने रिवॉल्वर तानकर एक हिंदू युवक को जान से मारने की कोशिश की। मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। हटो या पीछो दबंग पिस्टल निकालता है, तभी युवक दबंगों की चंगुल से बचकर भाग जाता है। हटो या पीछो इसके बाद तो दबंग उसे पीछे से गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी उसे रोक लेते हैं। समीर भाई यार बात मानो यार। समीर भाई तुम मानोगे नहीं मानोगे ये बताओ। इससे पहले चारों दबंग मिलकर युवक को मारते हैं। युवक रोता गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीजा। समीर यार तो कुछ भी कर ले, मार दे जान से ले यार। दबंग उस युवक पर किसी लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो युवक बार बार कह रहा है कि उसने किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। यार प्लीज यार, तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, मैंने नहीं छेड़ा यार। मारपीट की इस घटना से लोगों में आक्रोश है और वो दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।